नमस्कार प्यारे बच्चों। तो जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम अपना जो दूसरा चैप्टर है फसलों के त्यौहार, उसका दूसरा भाग नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फसलों का त्यौहार भाग 2। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की तरफ। देखिए, पहले पार्ट में आपने पढ़ा था कि किस तरह से लेखक के घर में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और उसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत के अलग अलग प्रांतों में फसलों से जुड़े हुए कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने देखा कि जनवरी माह के मध्य में यानी कि 15 जनवरी के आसपास आपको पता है कि लोहड़ी मनाई जाती है पंजाब में। तो उसी के 15 जनवरी के मध्य में जनवरी महीने के मध्य में यानी जनवरी के बीच में भारत के लगभग सभी प्रांतों में कोई ना कोई त्यौहार फसलों से जुड़ा हुआ मनाया जाता है। कोई फसल के तैयार हो जाने की खुशी बांटता है कि फसल तैयार हो गई है और अब घर में खुशियाँ आने वाली हैं। अब फसल तैयार होने पर खुशियाँ घर में कैसे आएंगी? जो किसान होते हैं उनकी जो सारी जमा पूंजी होती है वो उनकी खेत में खड़ी हुई फसल ही होती है। जब वो फसल कटकर सही सलामत घर में आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी साल भर की मेहनत है जो आज वो सफल हो गई है। और फिर वो उसको बेचकर उससे पैसे लाते हैं घर में, और पैसों से ही फिर आगे घर की सारी सुविधाएं उनकी पैसों से ही आती हैं, जैसे कि हमारे घर में आती हैं। तो ऐसे ही किसानों की सारी खुशियाँ उनकी फसल पर निर्भर करती है। इसीलिए लोग जब फसल तैयार हो जाती है कि भाई अच्छी फसल हुई है उसकी खुशी बांटते हैं। और कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी कि अब सर्दी, जनवरी माह से सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है 15 जनवरी के बाद से, कि अब पाला यानी कि ठंड, जो कि फसलों के ऊपर जो बर्फ़ रात में जम जाती है वो पाला अब कम होगा। तो फसल जो है हमारी और फले फूलेंगी, क्योंकि सूरज की गर्मी जब बढ़ती है तो जो फसल है वो तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है, यानी कि हर राज्य में अलग अलग तरीक़ों से ये फसल त्यौहार मनाए जाते हैं। सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों को घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। मतलब ये कि जो उद्देश्य है वो एक ही है कि अच्छी पैदावार हो और घर में खुशी आए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के नाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। असम में बिहू और केरल में ओणम। तमिलनाडु में फसल त्यौहार का नाम पोंगल है और पंजाब में लोहड़ी। और पंजाब में एक और त्यौहार भी है जो इसमें नहीं दिखाया गया है, बैसाखी है, जो गेहूं की फसल की कटाई से पहले मनाते हैं, या फिर जो गेहूं की फसल जब तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी में मनाते हैं बैसाखी। इसी तरह से झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बैसाखी भी अक्सर 13-14 अप्रैल के आसपास आती है, यानी कि 15 जनवरी से लेके अप्रैल के मध्य तक, यानी कि 15 या 20 अप्रैल तक ये सारे त्यौहार अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका यही है कि फसल अच्छी पैदा हुई है या होगी, या फिर अच्छे से फसल कटकर घर में आ गई, उसकी खुशी का इजहार जो किसान लोग होते हैं वो अपना इन त्योहारों को मनाकर करते हैं। अब आगे चलते हैं।
झारखंड में चलते हैं। अब देखिए झारखंड का दिखाया है, तो ये सबसे पहले हम ये देख लें कि झारखंड हमारे नक्शे में कहाँ है। सबसे पहले आपने देखा था बिहार को। जब हमने पहले दिन आपका पार्ट शुरू किया था, तब हमने बताया था कि इसी तरह से जो हरे कलर से डार्क करके भारत के नक्शे में एक राज्य को दिखाया गया था, वो बिहार था। जो झारखंड बिहार से ही अलग होकर राज्य बना है, तो इसलिए आप इसको देख सकते हो कि ये बिहार से बिल्कुल बिहार के नीचे है, क्योंकि पहले झारखंड और बिहार एक ही हुआ करता था। बिहार से ही काट कर झारखंड को बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कि उसके नीचे ही झारखंड राज्य है। ये हरे कलर से डार्क करके बनाया गया है, डार्क करके दिखाया गया है नक्शे में। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि झारखंड की स्थिति भारत के नक्शे में कहाँ है। तो अब चलते हैं अपने झारखंड राज्य की तरफ कि झारखंड में कैसे मनाते हैं फसल त्यौहार सरहुल। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। तो देखिए झारखंड में सरहुल जो उनका फसल त्यौहार है, बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। 4 दिनों तक ये इस त्यौहार का जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ, क्योंकि झारखंड हमारा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि जनजातियाँ क्या होती हैं। जनजातियाँ वो लोग होते हैं जो अब आज भी जंगलों में रह रहे हैं और जो हमारे समाज की मुख्य रेखा से अभी भी अलग थलग हैं। उनके अपने नियम कानून, अपने त्यौहार मनाने के तरीके आज भी वही परंपरागत चलते आ रहे हैं। तो आज भी वो थोड़ी जो सामाजिक सुविधाएं हैं, जैसे हमारी शिक्षा से थोड़ा सा अभी भी दूर हैं। हमारी सरकार ने जो जनजातियां हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत सारे नए नए योजनाएं चलाती रहती है सरकार समय समय पर। लेकिन फिर भी वो लोग अभी पूरी तरह से हमारे समाज की मुख्य धारा में नहीं आए हैं। आज भी वो जंगलों में रहते हैं और अपनी पूरी परंपरागत तरीके से ही अपना जीवन जीते हैं, जो पहले से जीते आ रहे हैं। और आज भी वो शिक्षा से थोड़े से अभी कटे हुए हैं। तो ये जनजातियाँ वो लोग हैं, आदिवासी लोग, जो जंगलों में रहते हैं। और अब थोड़ा, क्योंकि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारे जो NGO होते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जो लोगों के वेलफेयर में काम करती हैं, उनको भेज कर इनको शिक्षा के लाभ कि शिक्षित होने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो बताकर इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न अभी भी कर रहे हैं हम लोग। तो जनजातियाँ यानी कि आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, इसे अलग अलग समय में मनाते हैं। संथाल, जैसे कि एक जनजाति संथाल है, ये फरवरी मार्च में, तो दूसरी जनजाति है ओरांव। अब आप एक क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में कौन कौन सी 2 मुख्य जनजातियाँ पाई जाती हैं, संथाल और ओरांव। तो संथाल लोग फरवरी मार्च में इसको मनाते हैं सरहुल को, और ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। तो आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। अब हमने बताया क्योंकि जनजातियाँ जो होती हैं ये आदिवासी लोग ही होते हैं, ये प्रकृति के बीच में ही रहते हैं और प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं। और ख़ास तौर से सरहुल के दिन ये साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। साल का पेड़ जो सबसे मजबूत लकड़ी होती है साल की, तो उसकी पूजा करते हैं। और यही समय है जब साल के पेड़ों पर फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। जब हमारे आसपास फूल खिले होते हैं तो बहुत अच्छा, देखने में बड़ा अच्छा लगता है ना, तो चारों तरफ खुशी खुशी लगती है, तो बड़ा खुशनुमा फील होता है, यानी कि मौसम बड़ा खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। यानी कि जो स्त्री पुरुष हैं वो रात भर ढोल मंजीरे लेकर नाचते गाते हैं। ये देखिए किस तरह से बच्चे और जो लड़कियां हैं यहाँ पर, बच्चे किस तरह से ढोल मंजीरे बजा रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो नाच रही हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए
अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब देखिए, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, यानी कि चारों ओर जो छोटी छोटी घाटियाँ फैली हुई हैं, उसमें लंबे लंबे साल के वृक्ष आपको दिखाई देंगे, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, और जंगलों में आसपास बसे छोटे छोटे गांव। उनमें क्या होता है कि जब कोई त्यौहार हमारे घर में आने वाला होता है तो घर में बहुत अच्छे से साफ़ सफाई होती है। तो इसी तरह से वो भी अपने जो मिट्टी के घर होते हैं उन्हें अच्छे से लीपना पोतना, यानी कि लीपना कहते हैं कि जो फर्श होता है उनका, वो कच्चा फर्श होता है तो उसको गोबर से लीपते हैं। यानी कि गोबर से जैसे हम पोछा लगाते हैं, इस तरह से गोबर से लीपते हैं। और पुते यानी कि पुताई करना दीवारों पर। करीने से बुहारे, बुहारे यानी सजाए, करीने से बुहारे और सजाए गए, यानी करीने से साफ़ किए गए और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं ताकि चारों तरफ हरियाली बनी रहे। और चंदा मांगते हैं, और चंदे में पैसे नहीं मांगते, मुर्गा, चावल और मिश्री। चंदा यानी कि दान, और दान में मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। और उसके बाद खाने पीने का दौर शुरू होता है। उसको पकाकर एक सामूहिक भोज बनाते हैं और उसके बाद सब मिल बांट कर खाते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, और थर्ड डे पर 2 दिन तक तो ये चलता है, और तीसरे दिन जाकर वो पूजा करते हैं, और जिसके बाद अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अभी आगे हम दिखाएंगे आपको कि सरई का फूल कैसा होता है और किस तरह से झारखंड में सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। तो जिसके बाद अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। अब आगे चलते हैं। अब चल रहे हैं हम अपने तमिलनाडु राज्य की तरफ। अब देख सकते हैं कि आप नक्शे में जो सबसे नीचे, भारत के नक्शे में जो सबसे नीचे और दाईं तरफ जो राज्य ये ग्रीन कलर का दिखाया गया है डार्क करके, ये हमारा तमिलनाडु राज्य है। अच्छे से देख लीजिए बेटा तमिलनाडु राज्य की स्थिति, ठीक है। तो ये तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। अब देखते हैं कि किस तरह से पोंगल का त्यौहार हमारा मनाया जाता है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अब झारखंड में जो सरहुल था, जिस दिन ये सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है, उस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। और उस दिन वो लोग धान की पूजा करते हैं और इस धान को पूरा साल संभाल के रखते हैं कि जब अगली बार धान की फसल बोएंगे तो इस पूजा किए हुए जिस धान को, यानी कि आशीर्वादी धान जिसे भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया है, अगली फसल में बोएंगे ताकि फसल आने वाले टाइम में और अच्छी पैदा हो। तो अब चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए तमिलनाडु में जो फसलों से जुड़ा त्यौहार है वो हमारा पोंगल है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो देखिए तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार कौन सा है? पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। खरीफ की फसलें, जो फसलों का वर्गीकरण है हमारा, वो रबी, खरीफ, जायद, नकदी फसलों के आधार पर किया गया है और ये उनकी बुआई और कटाई के समय के आधार पर किया जाता है। तो ये आगे हम आपको बताएंगे कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती है और कौन कौन सी होती है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ही जानें कि चावल और अरहर यानी कि खरीफ की फसलें ये घरों में कटकर पहुंचती हैं। लोग नए धान को कूटकर उससे चावल निकालते हैं
और एक नया मटका लेकर आते हैं जिसमें चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे धूप में पकने के लिए रख देते हैं और मटके के मुंह पर हल्दी बांध देते हैं, क्योंकि हल्दी शुभ होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारी भी हर पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, हल्दी शुभ होती है। साबुत हल्दी को मटके के मुंह पर चारों ओर बांध देते हैं और ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक, यानी कि 10:30 या 12 बजे तक धूप में रखते हैं। और ये धूप की गर्मी से ही जो क्या होता है कि उसमें हमारी जो खीर बन जाती है, और दूध में जब उफान आता है, दूध जब उबल जाता है तो वो मटके से बाहर निकलने लगता है। तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया। यानी कि वहाँ खिचड़ी किसे कहते हैं? खीर, जो हमारी यहाँ हम जिसको खीर कहते हैं उसको वहाँ पर खिचड़ी कहते हैं। खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो ये है तमिलनाडु में पोंगल को मनाने का तरीका। अब अगले राज्य की तरफ चलते हैं हम, गुजरात। देखिए नक्शे में देखिए कि जो ग्रीन कलर डार्क करके दिया गया है, इधर हमारे बाईं तरफ का राज्य जो है वो क्या है? बाईं तरफ है, ये गुजरात है। तो अभी आपने कौन कौन से राज्य पढ़ चुके हैं अब तक आप? सबसे पहले हमने बिहार पढ़ा, फिर झारखंड पढ़ा, फिर तमिलनाडु, और अब हम चल रहे हैं गुजरात की तरफ। तो आइए देखते हैं गुजरात में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार है और कैसे मनाया जाता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। तो गुजरात में जो हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार है वो पतंग पर्व के नाम से मनाया जाता है। और इस दिन पतंगों के बिना ये त्यौहार बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि नाम ही पतंग पर्व है। और इस दिन हर जाति, आयु का व्यक्ति पतंग उड़ाता है। आकाश में इतनी पतंगे हो जाती हैं कि सूर्य का पता ही नहीं लगता कि सूरज कहाँ है। तो गुजरात में देखा आपने कि पतंगों का पर्व है, तो पतंग उड़ाकर अपनी खुशी को जाहिर किया जाता है। अब हम चलते हैं कुमाऊं की तरफ। कुमाऊं यानी कि हमारा उत्तराखंड राज्य है। कुमाऊं उत्तराखंड राज्य है। तो आप देख सकते हैं कि नक्शे में उत्तराखंड राज्य हमारा कहाँ है। तो देखिए कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। अब देखिए कुमाऊं में यानी कि उत्तराखंड राज्य में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाते हैं और इन पकवानों को तरह तरह के आकार देते हैं, जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल, दाड़िम यानी अनार का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। एक माला बनाई जाती है उन पकवानों की, और उसके बीच बीच में संतरा या गन्ने की गंडेरी, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसी होती है। गन्ने को काटकर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं गंडेरी, पिरोई जाती है। और यह काम बच्चे करते हैं बड़ी रुचि और उत्साह के साथ। और ये बाद में ये सुबह होते ही बच्चों के गले में माला पहना दी जाती है। और बच्चे क्या करते हैं, जो ठंड के कारण पहाड़ों से पक्षी चले जाते हैं उनको दोबारा बुलाते हैं। तो उन्हें बुलाने के लिए उनको खाने की चीज़ें तोड़ तोड़ कर फेंकते हैं और पक्षियों को दोबारा से पहाड़ों पर बुलाने का प्रयत्न करते हैं। आप देखिए क्या गाकर बुलाते हैं बच्चे। कोआ आओ घुघु ताओ, ले कोआ बड़ऊ, मैके देजा सोने का घड़ऊ, खाले पूरी मैके देजा सोने की छुरी। यानी कि कौआ आओ घुघुत आओ। घुघुत एक पक्षी है जिसके नाम पर ही इसका त्यौहार का नाम उन्होंने वहाँ पे घुघुतिया रखा है। वो पक्षी भी हम आपको दिखाएंगे। ले कोआ बड़ो यानी कि ले कोआ बड़ो यानी कि पकवान, और हमें दे जा सोने का घड़ा। सोने का घड़ा मांगते हैं उनसे, अपनी विश मांगते हैं सोने का घड़ा। खा ले पूरी और हमें दे जा सोने की छुरी यानी सोने का चाकू। छुरी मतलब चाकू। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। आगे देखते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाता है।
कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। लोग लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगह पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो देखिए, तो कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के अनाजों को मिला के खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोगों का सैलाब यानी भीड़ नदी में स्नान के लिए इकट्ठा उमड़ पड़ती है, इकट्ठा होती है। लोग ठंड से ठिठुरते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जनवरी माह में मनाया जा रहा है, तो जनवरी में ठंड होती है। लेकिन बर्फीले जो बर्फ़ का नदियों में बर्फ़ से पिघल कर पानी आ रहा है, उसमें कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी कि बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। तिल से याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना, ये सब विशेष महत्व रखता है। यानी कि तिल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है मकर संक्रांति पे, तिल को इतना शुभ माना जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाए, अलग अलग नामों से इसे बुला सकते हैं, लेकिन है ये फसलों से जुड़े हुए त्यौहार। तो अब आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, आप ये आपस में जानकर एक दूसरे से पता करेंगे। और अब देखिए, ये जो यहाँ नक्शे में दिखाया गया है, ये एक राज्य दिखाया गया है, ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। आप देख सकते हैं नक्शे में। तो उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत बोला जाता है, खिचड़ी बोला जाता है जैसे बिहार में, तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी मकर संक्रांति के नाम से इस त्यौहार को जाना जाता है। तो देख लीजिए आप, अब आपने बहुत सारे राज्यों के बारे में जाना और उनके जो फसल त्यौहार हैं उनके बारे में भी जाना। तो अब चलते हैं हम नवीन शब्दों की तरफ। इस पाठ में जो दूसरे भाग में कौन कौन से नवीन शब्द आए हैं उनके अर्थों की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं पर्व। पर्व किसे कहते हैं? त्यौहार। पर्व यानी त्यौहार। इजहार, इजहार यानी प्रदर्शन करना या दर्शाना। जोशो खरोश, जोशो खरोश या उत्साह, उत्साह के साथ, जोश खरोश के साथ यानी उत्साह के साथ। जश्न, उत्सव। चंदा, दान, एक प्रकार का दान, चंदा बोलते हैं उसे। दौर यानी कि समय। साबुत, पूरा। उफान, उबाल। दाड़िम, अनार। खरीफ, फसल के प्रकार, जैसे कि हमने आपको बताया था रबी, खरीफ, जायद और नकदी, ये फसलों का वर्गीकरण है। तो ये खरीफ एक फसल का प्रकार है। सैलाब, किसी चीज़ की अधिकता। अब वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। लोगों के सैलाब कहेंगे तो उसमें लोगों की अधिकता होगी। पानी का सैलाब कहेंगे तो उसमें पानी बहुत होगा। तो किसी भी चीज़ की अधिकता अगर हो जाती है तो उसको बोलते हैं सैलाब। उमड़ना यानी कि इकट्ठा होना। तो आप देखते हैं कि जो नए शब्द कुछ आए हैं तो वो क्या, उस पिक्चर्स, चित्र देखकर उनके बारे में और अच्छे से जानते हैं। देखिए, जो घुघुतिया त्यौहार है जो कुमाऊं में मनाया जाता है या उत्तराखंड में मनाया जाता है, उसमें आटे से जो आपने देखा था कि अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तो वो देखिए कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, ये देखिए। और इन्हें फिर माला में पिरोया जाता है। और उसके बाद, और ये है हमारी गन्ने की गंडेरी। आपको बताया था कि गन्ने की गंडेरी कैसी होती है। गन्ने को छील कर और उसके फिर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और उसके बाद ये पकवान और गन्ने की गंडेरी को आपस में एक माला में पिरोया जाता है, और जिसे बच्चे अपने गले में पहनते हैं जब ये घुघुतिया त्यौहार मनाते हैं। उसके बाद देखिए, पाला। पाला एक शब्द आया था कि पाला कम होगा, यानी कि ये देखिए सर्दियों में क्या होता है, जो पेड़ों पर रात में जो ठंड पड़ती है तो इस तरह से सुबह ओस की बूंदें ऐसे बर्फ़ का रूप ले लेती हैं। तो ये क्या होता है कि पौधों को पनपने नहीं देता ये पाला, क्योंकि बर्फ़ से ढके रहते हैं तो उन्हें पर्याप्त जो सूरज की धूप पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती, तो वो पीले हो जाते हैं पेड़ों के पत्ते। तो पाला जो है मार देता है फसलों को। तो जब ये पाला कम होना शुरू होता है तब फिर फसल तेज़ी से बढ़नी शुरू होती है। तो ये होता है पाला। आप अच्छे से देख सकते हैं कि पाला क्या होता है।
उसके बाद देखिए साल का पेड़, साल का पेड़ और साल के पेड़ के फूल कैसे होते हैं, ये देखिए, ये दिखाए गए हैं चित्र में। ये होता है साल का पेड़, जो इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। तो इस वृक्ष की पूजा करते हैं हमारे झारखंड में सरहुल के त्यौहार के दौरान, जो आदिवासी लोग हैं या जनजातियाँ। अब देखिए, आपने देखा होगा झारखंड में सरहुल के त्यौहार पर लोग अपने घरों को करीने से बुहारते हैं। ये देखिए कितनी आदिवासी लोगों ने कितनी अच्छे से अपने घर को साफ़ किया हुआ है सरहुल के त्यौहार पर, या जो भी कोई त्यौहार आता है उस पर कितने अच्छे से, और उन्होंने प्राकृतिक रूप से ही कितने अच्छे से उन्होंने ये चावल का जो लेप बनाया जाता है, चावल को पीसकर उससे ये कलाकृति बनाते हैं। और देखिए कितना साफ़ सुथरा घर नज़र आ रहा है, किस तरह से त्योहारों पर अपने घरों को सजाते हैं, करीने से सजाए हुए या बुहारे हुए, लिपे पुते घर। अब ये देखिए सरई का फूल, और उसके बाद आपने देखा था कि वो जो चौथे दिन, जश्न के चौथे दिन सरहुल के, वो अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। यह है सरई का फूल, अच्छे से देख सकते हैं आप, सरई का फूल ये अपने कानों में पहनते हैं। उसके बाद घुघुतिया। अब आपने देखा है कुमाऊं में जो घुघुतिया त्यौहार होता है वो इस पक्षी के नाम पर मनाया जाता है। इस पक्षी को दोबारा से बुलाना चाहते हैं वो पहाड़ों पर, तो इसीलिए इस त्यौहार का नाम उन्होंने घुघुतिया ही रख दिया है फसल त्यौहार का। तो ये देखिए, ये है घुघुत पक्षी, इसको घुघुतिया भी कहते हैं। दाड़िम का फूल यानी कि अनार का फूल, अनार के पेड़ पर अनार आने से पहले फूल लगता है, तो ये देखिए ये है दाड़िम का फूल यानी कि अनार का फूल। इसके बाद आप देख सकते हैं छुरी यानी कि चाकू, और सैलाब। ये देखिए पानी की अधिकता क्या है, सैलाब, पानी का सैलाब है यहाँ ये। तो अब देखते हैं राज्य और उनके फसलों से जुड़े हुए मुख्य त्यौहार। देखिए पोंगल, ये देखिए किस तरह से धूप में उन्होंने उसको रखा हुआ है, और उसके बाद खिचड़ी बाहर आ गई है, जो उबल कर नीचे से आग भी जलाई है और ऊपर से धूप की भी गर्मी है, और किस तरह से जो गुड़ चावल और दूध की मटके में खीर बनने रखी है, और उस पर हल्दी भी बाहर से बांधी हुई है। और उसके बाद देखिए उफान आ गया, तो बाद सब लोग पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल का शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, पोंगल का त्यौहार। उसके बाद चलते हैं हम पंजाब में, जो फसल त्यौहार है लोहड़ी और बैसाखी। ये देख सकते हैं आप, लोहड़ी में आग जलाते हैं और उसके चारों तरफ फिर वो सब डांस करते हैं, और उसमें तिल और गजक वगैरह सब और मूंगफली वगैरह उसके अंदर डालते हैं और अपनी विश मांगते हैं। देखिए पंजाब में बैसाखी और लोहड़ी। उसके बाद अगले राज्य की तरफ चलते हैं, बिहू, असम। असम में बिहू के नाम से फसल त्यौहार मनाया जाता है, और आप देख सकते हो कि किस तरह से बिहू मनाया जाता है। ये देखिए किस तरह से आप चित्रों में देख सकते हो कि बिहू किस तरह से मनाया जाता है असम में। ये देखिए फसलों की पूजा कर रहे हैं अपने, जो फसल पककर आने वाली है, जिसको काटने जाने वाले हैं, उसको वहाँ पर उसकी पूजा कर रहे हैं, और फिर पूजा करने के बाद में कटाई शुरू करते हैं। पतंग का पर्व, ये गुजरात में पतंग का पर्व। ये देखिए कैसे पतंगों की आकाश में पतंगी पतंग नज़र आ रही हैं, ये पतंग पर्व के नाम से मनाया जाता है गुजरात में। अब चलते हैं ओणम, केरल में ओणम। ये देखिए केरल में किस तरह से अपने परंपरागत जो उनके वो हैं परिधान हैं, उसमें वो पहनकर किस तरह से डांस करके अपनी खुशी को जाहिर करते हैं जब उनकी फसलें तैयार हो जाती हैं। तो किस तरह से फसल पर्व पर ओणम मनाया जाता है। और ये देखिए झारखंड में सरहुल, सरहुल में ये देखिए कि किस तरह से कमर में हाथ डालकर एक दूसरे की, और किस तरह से ढोल मंजीरों के उसमें घर के सामने ढोल मंजीरे बजाते हुए, और किस तरह से कमर में महिलाएं एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर किस तरह से डांस कर रही हैं। और यह है सरहुल का त्यौहार। और ये साल के वृक्ष की पूजा करते हैं और कानों में सरई का फूल भी पहनते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मकर संक्रांति। मध्य प्रदेश में तिल संक्रांत के नाम से, मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति से इसलिए कहते हैं कि इस दिन वहाँ पर तिल के व्यंजन, बहुत सारे तिल से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। देखिए तिल के लड्डू, गुड़ के, चीनी के, मतलब तिल से ही सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, इसलिए इसे तिल संक्रांत के नाम से मध्य प्रदेश में जाना जाता है। घुघुतिया, ये देखिए किस तरह से गुड़ और आटे को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं, और उसके बाद उसमें गन्ने की कंडीरी डालकर माला बनाकर बच्चे गले में पहनते हैं, और उसके बाद पक्षियों को बुलाते हैं। ये उत्तराखंड में घुघुतिया या कुमाऊं में मनाया जाता है। इसी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति या खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए आप दही के साथ किस तरह से खिचड़ी खाते हैं लोग इस दिन, और इसे
खिचड़ी के नाम से और तिलकुट खाते हैं और खिचड़ी के नाम से इसको मनाते हैं। तो आज आपका ये जो दूसरा चैप्टर का दूसरा भाग था वो आप पूरा हो गया है और आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अब काफ़ी हद तक आप इसके प्रश्नों के उत्तर अब वीडियो को देखकर बता भी सकते हैं। आपको अच्छे से समझ आ गया है पाठ। और अब आपको इस पाठ की रीडिंग करनी है और रीडिंग करने के बाद इसके नए शब्द केवल अपनी कॉपी में नोट करने हैं। केवल आप नए शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से इसकी रीडिंग करेंगे ताकि आपको पाठ और भी अच्छे से समझ आ जाए। और इसके बाद इसी पाठ पर आधारित एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको भेजूंगी। जैसे कि आपने देखा कि आपके पहले पाठ और दूसरे पाठ में जो आधारित है, दूसरा और पहला पाठ आपका वो अनाज और दालों के ऊपर आधारित है। जैसे दूसरे पाठ में खिचड़ी 5 प्रकार के अनाज और दालों को मिलाकर खिचड़ी बनाई गई है, इसी तरह से पहला पाठ भी आपका अनाज के ऊपर आधारित था जिसमें जौ और बहुत सारे और भी अनाजों के नाम हमने आपको बताए थे। तो उसी के आधार पर आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको सबसे पहले एक ड्राइंग शीट लेनी है और उस पर ऊपर हेडिंग डालना है विषय संवर्धन क्रियाकलाप। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ दालें और कुछ अनाज जो भी आपके घर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं उनको लेकर और फेविकोल लेकर उनसे कोई भी कुछ भी वो बनाकर डिज़ाइन, चाहे आप इंडिया का मैप बना सकते हैं या फ्लैग बना सकते हैं, इंडिया का झंडा बना सकते हैं भारत का, या भारत का मानचित्र बना सकते हैं, या कुछ भी और जो भी आप चाहो वो बनाकर उसके अंदर कलर जो आपको दाल या अनाज से फिल करने हैं। और उसके बाद आपको साइड में अपना नाम भी लिखना है, अपनी क्लास भी लिखनी है और ये भी लिखना है कि आपने कौन कौन सी दाल या अनाज का प्रयोग किया है उसको बनाने में। तो ये आपकी विषय संवर्धन क्रियाकलाप है जो आपके पहले और दूसरे पाठ पर आधारित है। और इसको बनाने के बाद इसकी पिक आपको ज़रूर भेजनी है और हो सके तो इसका वीडियो भी छोटा सा ज़रूर बना लेना जब आप ये काम करें और वो ग्रुप में सेंड कर दें। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।